हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा छत्तीसगढ़ जो सहायक शिक्षक, शिक्षक भर्ती और सीजीटेट तीनों का कंबाइंड क्लासेस मेरे द्वारा ली जा रही है। निःशुल्क पूरी क्लासेस मेरे द्वारा करवाई जा रही है। बाल विकास का हम लोग गहन अध्ययन कर रहे थे। अभी तक आप लगभग 1 से लेकर 17 तक क्लास अगर देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास कितने इंपॉर्टेंट है। इतने सारे थ्योरी हम लोग कवर कर रहे हैं जो आपके लोकल मार्केट में जो बुक मिलते हैं उसमें कवर नहीं हो पाता। और वही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बोलते हैं कि नए क्वेश्चन आ रहे हैं, जबकि नया कुछ नहीं होता है। सारे वही चीज़ें रहते हैं जो हम स्किप कर देते हैं या हमारे पास उपलब्ध नहीं होता। तो इसीलिए पूरी कोशिश है मेरे द्वारा कि मैं पूरा डिटेल से कवर करूं, ताकि जो भी क्वेश्चन हो आपको नया ना लगे। आप एग्ज़ाम में जब बैठे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अगर आप जा रहे होंगे तो बेहतरीन शानदार आपको रिजल्ट वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिएगा। ध्यान रखें, क्लास 9 बजे होता है और आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाता है समय से। तो पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था विविधता के बारे में। आप लाइन से देख रहे होंगे तो 18वां नंबर का क्लास है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ 1 से लेकर 17 तक अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। कहीं भी नोट्स नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो विविधता के बारे में हम लोग ने समझा था। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में देख रहे थे। एक पार्ट हो चुका था, दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं वहीं से। ठीक है, तो हम लोग ने पहले में जो देखा था एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये उसी का हिस्सा था। तो हम लोग ने लास्ट में देखा था श्रवण बधिर विकलांग बालक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज श्रवण बधिर विकलांग बालक के आगे को कवर करेंगे। आप लोग नोट्स बना रहे होंगे तो उसी के आगे कंटिन्यू नोट्स बनाएगा तभी समझ में आएगा ना। और नहीं बना रहे होंगे तो आप शुरू से देखिए, फटाफट नोट्स बना लीजिए, 2-4 दिन में कवर कर लीजिए। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो चुका है, आप लोग देख चुके हैं। व्यापम में नोटिफिकेशन अपडेट होना शुरू हो चुका है। चलिएगा देखते हैं। दृष्टिबाधित विकलांग बालक स्टार्ट करेंगे, नोट करेंगे, यहीं से समझते जाइएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन बनेगा उसको बताते जाऊंगा। साथ साथ मेरा पढ़ाने की स्टाइल आपको समझ में आ चुका होगा कि हम लोग थ्योरी पढ़ते पढ़ते ही कवर कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, और जो बच जाते हैं उसको मैं आप लोग को क्वेश्चन जब करवाता हूँ प्रैक्टिस के माध्यम से कवर करते हैं। चलिएगा, दृष्टिबाधित विकलांग बालक किससे बोलते हैं? तो ऐसे बालक जिन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता अथवा जिन्हें देखकर स्पष्ट रूप से उस वस्तु के बारे में अनुमान लगाने में दिक्कत होती है। या तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है ना, नहीं छूट गया इसमें, कुछ भी दिखाई नहीं देता, अथवा जिन्हें देखकर स्पष्ट रूप से वस्तु के बारे में अनुमान लगाने में दिक्कत होती है, अथवा पढ़ने लिखने में असुविधा होती है। ऐसे बालक को दृष्टिबाधित विकलांग बालक कहते हैं। ऐसे बालकों को पूरी तरह अंधे या एक आँख वाले या कमज़ोर दृष्टि वाले या आंशिक रूप से अंधे श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब अलग अलग प्रकार के। अब जिसको पूरा ही नहीं दिखाई देगा उसको तो अंध बालक ही बोलेंगे। जिसको एक आँख वाला रहेगा उसको कमज़ोर दृष्टि वाले बोलते हैं। और आंशिक रूप से जो थोड़ा बहुत दिखाई देता है उसको हम लोग अंध अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं। तो इस प्रकार से दृष्टिबाधित बालकों की विभिन्न श्रेणियाँ होती है। तो चलिए अब देखेंगे इनको क्या क्या समस्याएं आती है। पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं। जिस पैटर्न में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं 36 लेवल पे उसको कवर कर रहे हैं। विशेष आवश्यकताएं और समस्याएं, इनमें क्या क्या आवश्यकता रहती है, क्या क्या समस्याएं रहती है। ऐसे बालक देख न सकने के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन्हें अपनी दैनिक गतिविधियों में भाग लेने में असुविधा होती है, अर्थात चलने फिरने, उठने बैठने, विद्यालय आने जाने में आदि में इनको असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। मतलब ओवरऑल बोल सकते हैं दैनिक गतिविधियों में इनको असुविधा होती है। दूसरा देखेंगे, उन्हें ज्ञान ग्रहण करने में भी काफ़ी असुविधा होती है। इन्हें ज्ञान ग्रहण करने में भी काफ़ी असुविधा होती है। भाई दिखाई नहीं देता तो थोड़ा सा समस्या तो आएगा ही आएगा। अगला देखेंगे, इस दोष के कारण उन्हें सामाजिक कार्य में भाग लेने में, मित्र बनाने में, खेलने कूदने में या अन्य गतिविधियों में भाग लेने में अनेक कठिनाइयाँ आती है। ठीक है, तो क्या क्या में दिक्कत आता है इन्हें? सामाजिक कार्यों में भाग लेने में, मित्र बनाने में, खेलने कूदने में या अन्य गतिविधियों में भाग लेने में ये सारी कठिनाइयाँ आती है। इस दोष के कारण वे हीनता की भावना से ग्रसित हो जाते हैं और मनोवैज्ञानिक समस्याओं के शिकार होने का खतरा भी झेलते हैं। अब वो ये हीन भावना आ जाता है। आप सभी जानते हैं कि ऐसे अगर व्यक्तियों को देखते हैं तो जनरली बहुत सारे लोगों में हीन भावना की दृष्टि से उनको देखा जाता है, जिसके कारण वो मनोवैज्ञानिक रूप से समस्याओं का शिकार होने का खतरा उन पर मंडराता रहता है। इसमें दृष्टि दोष के कारण विशेष प्रकार के यंत्र सामग्री सहायकों की आवश्यकता होती है। मतलब जो जैसे कान में सुनने वाला आता है जो श्रवण बधिर के लिए, वैसे देखने वालों के लिए भी आँख में पहनने का आता है, चश्मा हो गया,
ये भी सहायक सामग्री में आता है, जिससे वे सामाजिक वातावरण तथा शिक्षा व्यवस्था के साथ उचित समायोजन कर सकें। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो दृष्टिबाधित विकलांग बालक होते हैं उन्हें क्या क्या समस्या आता है स्कूल जाने में, पढ़ाई में, रिलेटेड में, इन चीज़ों पे हम लोग बात कर रहे हैं। अब हमारा मेन उद्देश्य तो शिक्षा से जोड़ना है। तो दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा में समायोजन कैसे करें, क्या क्या उनको सुविधाएं दें, क्या ध्यान देना चाहिए एक शिक्षक को, इस पर बात करते हैं। इससे क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान से सुनेंगे। ऐसे बालक जो पूर्ण रूप से अंधे हैं, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, उन बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ सामान्य विद्यालय में नहीं हो सकती। उन्हें अंध विद्यालयों में भेजकर उनकी शिक्षा दी जा सकती है, जैसे बिलासपुर में है। ठीक है, ब्रेल लिपि से उनको पढ़ाया जाता है, उभरे हुए अक्षर रहते हैं जिसको छू कर पढ़ते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा तो जिनको पूरा ही नहीं दिखाई दे सकता, हम लोग कहाँ दे पाएंगे? अपने सामान्य विद्यालय में। तो उनको अलग से जो विद्यालय विशेष रूप से उसमें भेजा जाता है। अंध विद्यालय में विशेष रूप से दक्ष अध्यापक और कर्मचारीगण होते हैं। ऐसे बालकों को ब्रेल लिपि के माध्यम से सिखाया जाता है। इस लिपि में एक मोटे कागज पर अक्षर खुदे हुए रहते हैं। इन्हें हाथ से छूकर अंधे बालकों को अक्षरों तथा वर्णों इत्यादि की पहचान हो जाती है, मतलब ब्रेल लिपि की बात कर रही है, और उनमें पढ़ने संबंधित योग्यता का विकास होता है। तो ओवरऑल यही है, जो पूर्ण रूप से अंधे हैं उनको हम लोग नहीं पढ़ा सकते, उनको अंध विद्यालय में भेजना जरूरी है, क्योंकि वहाँ ब्रेल लिपि के माध्यम से उसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विशेष उपकरणों एवं यंत्रों द्वारा उन्हें विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं हेतु प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, विशेष उपकरणों एवं यंत्रों द्वारा उन्हें विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं हेतु प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाती है। उन्हें स्वावलंबी बनाने हेतु विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं को प्रशिक्षण देना भी आवश्यक होता है। आगे देखेंगे, ऐसे बालक जो पूरी तरह से अंधे नहीं होते बल्कि दृष्टि कमजोर होते हैं, या रंग संबंधित अंधापन, दृष्टि एकाग्रता संबंधित अंधापन, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रंग संबंधित उनमें अंधापन रहता है, मतलब कुछ विशेष रंग को पहचान नहीं पाते हैं, जिसको वर्णांधता भी बोलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, साइंस वाले होंगे तो ऐसे बालक जो पूरी तरह से अंधे नहीं होते बल्कि दृष्टि कमजोर होती है, या रंग संबंधित अंधापन, दृष्टि एकाग्रता संबंधी अंधापन आदि से युक्त होते हैं, उनकी शिक्षा प्रायः सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ ही संपन्न होती है। उनके लिए सामान्य बालकों का पाठ्यक्रम भी होता है और वैसे ही अधिगम अनुभव देने का प्रयास किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो हम लोग जो आंशिक रूप से अंधे उन्हीं को ही सामान्य विद्यालय में शिक्षा दे सकते हैं, बाकी को हमको जो अंधे वाले विद्यालय वहाँ भेजना पड़ता है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े। ठीक है, दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा और समायोजन के बारे में। अब अगला हमारा प्रकार है अस्थिबाधित विकलांग बालक। अस्थि की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, अस्थिबाधित विकलांग बालक में कौन कौन आते हैं इसको ध्यान से सुनिएगा। ऐसे बालक जिनकी मांसपेशियों या अस्थियों में दोष पाए जाते हैं, या जिनकी वजह से उनके अंग संचालन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, या चलने फिरने या अपना कार्य करने में काफ़ी कठिनाई होती है, उन्हें अस्थि बाधित विकलांग बालक के नाम से जाना जाता है। मतलब समझिए इसको, अस्थि बाधित में बहुत सारे आते हैं, चाहे वो हाथ से अगर कोई विकलांग है, पैर से विकलांग हो, ठीक है, मांसपेशियों में कोई दिक्कत हो, या किसी का हाथ पैर छोटा रहता है, तो ये सारे इसमें अस्थि बाधित विकलांग बालक की कैटेगरी में आते हैं ना। इसको ध्यान रखेंगे। आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी करना है ना, क्योंकि जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं सारे का क्वेश्चन प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तब तक आपकी तैयारी अधूरी है। सारे सब्जेक्ट को मैं धीरे कवर करूंगा ना। अभी बाल विकास हो रहा है, हो जाएगा 2-3 क्लास और, फिर इसको कंप्लीट कर लेंगे। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैं कवर कर रहा हूँ, उसका अगला सब्जेक्ट भी हम लोग जैसे आप लोग बोलोगे उसका क्लास लेना शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम इसका भी समायोजन देख लेते हैं भाई, शिक्षा में कैसे समायोजन करेंगे। जो अस्थिबाधित, इसको तो कर सकते हैं ना सामान्य विद्यालय में, इनको कोई विशेष आवश्यकता नहीं रहते। देख लेते हैं एक बार, अस्थिबाधित विकलांग बालकों की शिक्षा और समायोजन। ऐसे बालकों को सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा दी जाए, न कि इनके लिए विशेष विद्यालय की स्थापना की जाए। इन्हें विशेष देखभाल या अन्य अनुग्रह का अनुभव न होने दिया जाए, ताकि ये हीन भावना से ग्रसित न हो। इनको प्रदान किए जाने वाले अधिगम अनुभव, क्रियाओं तथा मार्गदर्शन में निम्न बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। समझ में आया? एक बार और पढ़िए, सुनिए एक बार। ऐसे बालकों को सामान्य विद्यालय में शिक्षा दी जाए,
न कि विशेष विद्यालय में। मैं बोला आपको कि अस्थि बाधित है, उसको आप दे सकते हो, उसको विशेष विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें विशेष देखरेख या अन्य अनुग्रह या अनुभव न होने दिया जाए ताकि ये हीन भावना से ग्रसित ना हो। इनको प्रदान किए जाने वाले अधिगम अनुभव, क्रियाओं, मार्गदर्शन में निम्न बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। देखिएगा क्या बोल रहे हैं, इसको समझिए। इनको हमको सामान्य विद्यालय में ही देना है, आप जिनमें बाकी बच्चों को पढ़ाते हो वैसे ही इनको ही पढ़ाना है, बस कुछ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। तो क्या क्या ध्यान देना है उसको आगे पढ़ लेते हैं। ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वे अपने उठने, बैठने, चलने फिरने तथा अपना अंग संचालन करने में कोई कठिनाई महसूस ना कर सके। यदि विकलांगता की कमी को पूरा करने के लिए कोई विशेष यांत्रिक साधन या उपकरणों की आवश्यकता हो तो उन्हें उसे देकर या उस यंत्र का प्रशिक्षण देना चाहिए। अगर आपके पास कोई उपकरण है या साधन है जिससे उनके जो कठिनाई हो रही है वो कम हो तो उन्हें प्रदान करना चाहिए, चाहे समाज से, चाहे सरकार से, चाहे टीचर्स मिल के उनके लिए वो यंत्र की व्यवस्था कर उन्हें प्रशिक्षण भी उसका देना चाहिए। आगे देखते हैं। उनका पाठ्यक्रम इस तरह का बनाना चाहिए जिससे वे शारीरिक कमजोरी या अपंगता के बावजूद अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को आसानी से हल कर सकें। उनका पाठ्यक्रम इस तरह बनाना चाहिए कि वे शारीरिक कमजोरी या अपंगता के बावजूद भी अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को आसानी से हल कर सकें। बालक की जिस प्रकार से शारीरिक अक्षमता हो उसे ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार की विशेष सुविधा दी जाएगी। तो ये चीज़ें हैं जो आपको क्लास में अगर उनको एक साथ पढ़ा रहे हैं, आपके विद्यालय में, आपके कक्षा में अगर कोई अस्थि बाधित विकलांग बालक है तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और क्या है, एक पॉइंट और देखेंगे। विकलांग की समस्या व्यक्तिगत समस्या ना होकर सामूहिक और राष्ट्रीय समस्या है। विकलांग बालकों को उनके समायोजन में सहायता के लिए स्वयंसेवी या राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा काफ़ी काम किए जा रहे हैं। ऐसे बालकों को कृत्रिम अंग प्रदान कर उन्हें सामान्य जीवन व्यतीत करने में सहायता करते हैं। विकलांग की समस्या व्यक्तिगत समस्या ना होकर सामूहिक और राष्ट्रीय समस्या, इस बात को समझिएगा। कूट वाले क्वेश्चनों में इसको देता है, ध्यान रखेंगे। अभी मैं जो पढ़ाया उसमें क्या क्या क्वेश्चन बनता है एक बार आपको बता देता हूँ। बनेगा क्या, निम्न में से किस प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय में शिक्षा दी जा सकती है। उसमें रहेगा अस्थि बाधित, श्रवण बाधित, ठीक है, और दृष्टि बाधित। तो ये चीज़ें जो अभी मैं पढ़ाया हूँ आपको सब में आप ध्यान दिए होंगे तभी इसका आंसर कर पाएंगे। जो अस्थि बाधित वाले हैं इसको सामान्य विद्यालय में आप दे सकते हैं, लेकिन जो अंध वाले हैं उनको आप नहीं दे, उनको विशेष विद्यालय की आवश्यकता होती है। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कूट वाले। विकलांग की समस्या व्यक्तिगत समस्या ना होकर सामूहिक और राष्ट्रीय समस्या है, सही है कि गलत? तो सही है, ठीक है। विकलांग बालकों को उनके समायोजन में सहायता के लिए स्वयंसेवी अथवा राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा काफ़ी काम किए जा रहे हैं। ऐसे बालकों को कृत्रिम अंग प्रदान कर उन्हें सामान्य जीवन व्यतीत करने में सहायता करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलेगा, तो अभी हम लोग शारीरिक आधार पर देख रहे थे। अब हम लोग जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, मतलब विविधता वाले, जो सामान्य बच्चों से थोड़े हटके रहते हैं, चाहे वो खूबियाँ हो चाहे उनमें कमी हो, दोनों प्रकार की ये चीज़ें रहती है। तो अभी हम लोग ने कमी के आधार पर देख रहे थे शारीरिक आधार पे। अब हम मानसिक आधार पे देखेंगे। तो मानसिक आधार पे पॉजिटिव चीज़ें भी मिलती है, निगेटिव चीज़ें भी मिलती हैं, तो दोनों का हमको इसमें ध्यान रखना है ना। तो चलेगा, पहला देखेंगे सबसे पहले प्रतिभाशाली बालक। ध्यान रखेंगे, प्रतिभाशाली बालक किसको बोलते हैं, तो ध्यान से सुन लीजिए। प्रतिभावान बालक निश्चित रूप से एक विशिष्ट बालक ही होता है। देखिए, जरूरी नहीं कि जिनमें कमी उसको हम लोग विशिष्ट बालक बोलेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे बड़े। इसमें क्वेश्चन बनता है विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं प्रतिभावान बालक, मनबुद्धि बालक, दृष्टिबाधित बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक, तो ये सारे आएंगे। इनमें से सभी विशिष्ट बालक में प्रतिभावान बालक भी आता है, जो सामान्य बालक की तुलना में अपने कर्म क्षेत्र में अधिक कार्य कुशल और प्रवीण होता है। मतलब ज़्यादा होशियार होना भी खतरा है, ये बोल रहा है। प्रतिभाशाली बालक की पहचान केवल बुद्धि परीक्षण के द्वारा ही नहीं बल्कि अभिरुचि परीक्षण और सुरुचि परीक्षण, संचित अभिलेख पत्र, मित्र गणों और अध्यापकों के विचार से उनकी प्रतिभाओं को खोजने में सहायता मिलती है। तो ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो टेस्ट हैं जिसके द्वारा आप लोग देख सकते हैं कि किनका IQ लेवल कितना है, उस आधार पे आप लोग उसको मन बुद्धि में
और ये सब में अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, ये प्रतिभाशाली बालक हो गया। अब देखेंगे फिर मैं वही चीज़ें आपको बताता हूँ कि हमारा उद्देश्य तो उनको शिक्षा में समायोजन करना है ना। प्रतिभावान बालक क्या होता है, कैसे रहते हैं, सब जान लिया, लेकिन अब उनको शिक्षा में समायोजन करना है, उनको शिक्षा देना है, तो कैसे देंगे इसके लिए। प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष प्रकार की सुविधा की जानी चाहिए। उनके लिए ना ही अलग विद्यालय की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे उनमें समाज के साथ सामंजस्य करने में कठिनाई होती है। तो उनको अलग विद्यालय बिल्कुल नहीं देना है, उनको सामान्य विद्यालय में देना है। यह अहंकार से भरे हुए होते हैं। देखिए उनमें क्या क्या बुराई होती है, जो अधिक होशियार होते हैं, आपके भी कक्षा में हो रहे होंगे ना, जब आप विद्यार्थी रहे होंगे, कोई ऐसा बच्चा जो एकदम होशियार रहता है और घमंड करता है, अहंकार करता है, तो यह अहंकार से भरे हुए होते हैं। उनमें दूसरों को अपने से तुच्छ और मूर्ख समझने की मनोवृत्ति पनपने लगती है। इस प्रकार उन्हें न ही विद्यालय के अलग कक्षा तथा समूह विशेष रखरखाव शिक्षा देने का प्रावधान करना चाहिए। जब उन्हें उनकी योग्यता के अनुरूप एक ही कक्षा में वर्ष के बीच में अगली कक्षा में चढ़ा दिया जाता है, जिससे वे जल्द ही ऊंची कक्षाओं में पहुंच जाते हैं और उनका उन कक्षाओं में पढ़ने वाले अधिक आयु के बालकों के साथ ठीक तरह से समायोजन नहीं हो पाता। ऐसा होता है, आप लोग देखे होंगे कई बच्चों को क्या कहते हैं, ज़्यादा होशियार है करके पहली क्लास के बाद सीधा तीसरी क्लास में भेज देते हैं, या बीच में ही उसको दूसरी भेज के अगले साल तीसरी भेज देते हैं, ऐसे स्किप कर देते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, वो बाकी बच्चों के साथ सामंजस्य नहीं कर पाते। इस चीज़ को नहीं करना है, ध्यान रखें, क्योंकि यह बालक प्रत्येक दृष्टि से उनके समान होने पर भी शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से उनके बहुत पीछे होता है, जिससे वह अपनी कक्षा में प्रायः अलग थलग पढ़कर समायोजन के शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए एक विस्तृत पाठ्य योजना बनानी चाहिए और उन्हें उनका उचित विकास करने के लिए उच्च कोटि के अनुभव प्रदान करनी चाहिए। अधिक ऊंचे स्तर के कार्यों को करने के लिए कहा जाना चाहिए। मतलब ये है कि आप भाई आप जान रहे कि वो प्रतिभाशाली बालक है, तो उनको थोड़ा कठिन वाले क्वेश्चन दे दीजिए ना, थोड़ा लेवल बढ़ाइए। होमवर्क भी दे रहे हैं तो उनको थोड़ा उनके लेवल को होमवर्क दीजिए और उनकी प्रतिभा को प्रदर्शन के लिए अतिरिक्त शैक्षणिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इस प्रकार से पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी बातों का समावेश करना चाहिए जिससे प्रतिभाशाली बालक को कुछ नवीनता का आभास हो और उनको अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का उचित अवसर प्राप्त हो सके। अगर आप लोग ना अभी तक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं ना, तो बार बार बोल रहा हूँ जुड़ जाइए। केवल नाम मात्र टाइपिंग फीस है, वन टाइम आपको पेमेंट करना रहता है, उसके लिए टाइपिंग का जो खर्चा आता है वही ले रहे हैं। और कंप्लीट आपका पूरा पेपर तक, आज से लेकर जब तक पेपर नहीं होगा उस दिन तक की आपका प्रैक्टिस है, चाहे जितने बार सिलेबस हो। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और आपको करवा रहे हैं, ताकि जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको कवर हो टाइप के। ठीक है, तो देख लीजिएगा, जिन लोग भी अभी तक नहीं जुड़े हैं, एक भी दिन वेस्ट मत कीजिए, एक एक टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केवल टेस्ट के टाइपिंग का पैसा लेते हैं, बाकी कोई फीस नहीं है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए, अब हम लोग ने देख लिया प्रतिभाशाली बालक, ठीक है, मानसिक रूप से। अब एक और बालक आएगा भाई, अब होशियार देख ले तो गधे के बारे में भी पढ़ेंगे, तो मानसिक रूप से मंदबुद्धि बालक की बात करेंगे अब हम लोग। ठीक है, चलेगा। मानसिक रूप से मंदबुद्धि बालक किसको बोलते हैं? तो वास्तव में ऐसे बालक जो सामान्य बुद्धि या मानसिक क्षमताओं वाले बालक की तुलना में बहुत कम बुद्धि या मानसिक क्षमताएं पाई जाती है। मतलब सामान्य बालक से अगर तुलना करेंगे हम उनके में, तो उनमें बहुत कम बुद्धि पाई जाएगी या मानसिक क्षमताएं पाई जाती है, बहुत कम मानसिक क्षमताएं पाई जाती है ना। ऐसे बालकों के बुद्धि लब्धि का स्तर सामान्य बालकों से कम पाई जाती है। सामान्य से कम बुद्धि वाले बालकों को भी 4 श्रेणियों में रखा गया है। पहला अलग देखेंगे, इसको भी हम लोग 4 प्रकार में बांट दिए भैया। गधा तो है, लेकिन गधा में भी अलग अलग लेवल का, एक महामूर्ख जो नीचे वाला रहेगा एकदम महामूर्ख, फिर मूढ़ मूर्ख, फिर अल्प बुद्धि। ठीक है, बालकों पर उनकी बौद्धिक क्षमताओं का इस सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन में मैं कवर करा दूंगा कि कितना आईक्यू लेवल तक आपको याद रखना है, कि 50 से कम है तो महामूर्ख है, फिर 60 सर, इसको मैं डाटा दे दूंगा। ठीक है, चलिए, कि वे वातावरण के साथ समायोजित होने में कठिनाई महसूस करते हैं और वह अपने विकास हेतु विशेष देखभाल व शिक्षा दीक्षा की जरूरत पड़ती है। चलिए, अब इनका भी समायोजन देख लेते हैं भैया, कैसे शिक्षा में समायोजन करेंगे मानसिक रूप से जो मंद बुद्धि बालक है उनको। तो ऐसे बालकों को किसी भी तरह से अधिक बुद्धि देकर उन्हें सामान्य बालक नहीं बनाया जा सकता। मैं यही चीज़ें मैं बार बार बोलता हूँ, आप गधे को घोड़ा नहीं बना सकते। ठीक है, गधा गधा ही रहेगा, वाले कितना ही वो काम करे, मेहनत करे,
तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर हम उसे विशेष प्रकार के समायोजन के आधार पे हम लोग अगर उनके जो बुद्धि लब्धि को बढ़ाने के लिए हम लोग मेहनत करवाते हैं तो ज़रूर वो बच्चा सामान्य बालक की श्रेणी में आने लगेगा। ठीक है, मेरा बोलने का अर्थ को अन्यथा मत लीजिएगा। आप गलत दिशा में अगर प्रयास करेंगे, बच्चे को रोज़ होमवर्क देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, पढ़ के आप बोलोगे तो नहीं पढ़ेगा। लेकिन आप उसको थोड़ा सा अलग प्रकार से जो उनकी ज़रूरत है वैसा आप समायोजन कीजिए। इसीलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं सब सारी चीज़ें। ठीक है। ऐसे बालकों को किसी तरह से अधिक बुद्धि देकर उन्हें सामान्य बालक नहीं बनाया जा सकता, किंतु उसे उचित शिक्षा दीक्षा देने के ऐसे प्रयत्न किए जाने चाहिए जिसके फलस्वरूप वह समाज के लिए भार बनने के स्थान पर कुछ उपयोगी सिद्ध हो सके। इसको ना एक बार और अच्छे से सुनिए, इसको शुरू से देखिए कैसे इनका समायोजन करना है। ऐसे बालक को किसी भी तरह से अधिक बुद्धि देकर उसे सामान्य बालक नहीं बनाया जा सकता, किंतु उसे उचित शिक्षा दीक्षा देने के ऐसे प्रयत्न किए जाने चाहिए जिसके फलस्वरूप वह समाज के लिए भार बनने के स्थान पर कुछ उपयोगी सिद्ध हो सके। सबसे पहले ऐसे बालकों के अभिभावकों को प्रशिक्षण दिया जाए जिससे उन्हें स्नेह देकर ठीक प्रकार से विकसित करने में सहायक सिद्ध हो। प्रत्यक्ष अनुभव तथा पाठ्यांतर क्रियाओं को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। उन्हें अपने कार्यों को स्वयं करने में पूरी तरह से समर्थ बनाया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज के इतना ही देखते हैं। थोड़ा सा छोटा क्लास रख रहा हूँ। कल हम लोग इसको सामाजिक आधार पर देखेंगे, बाल अपराधी बालकों के बारे में, और भी है इसमें जो जो इम्पोर्टेंट उसको करेंगे। ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाने के लिए मैं क्लास को छोटा छोटा रख रहा हूँ। और जिन लोग भी नए होंगे यूट्यूब में देख रहे होंगे, नंबर नोट कर लीजिए और व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए एक बार, 75 83 86 44 61। नंबर ज़रूर नोट करें, 75 83 86 44 61। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज करके आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए।